नमस्कार। एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, यह एमए उत्तरार्ध की भाषा विज्ञान की वर्चुअल कक्षा है। इस आज के वीडियो में अपनी पूर्व के दिए गए व्याख्यान से आगे मैं आपको भाषा, उपभाषा, राष्ट्रभाषा और बोली के संबंध और उनके बीच के अंतर के बारे में स्पष्ट करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको अपने पहले व्याख्यान में कि भाषा क्या है, कैसे भाषा विचारों की वाहिका है, उसके साधन जो हैं वो क्या हैं, और मैंने फिर विविध परिभाषाओं से आपको उनकी यात्रा और परिचय कराते हुए भाषा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपसे एक विस्तृत चर्चा की थी और उसके बारे में विस्तार से बताया था। आज उसी क्रम में मैं आपसे भाषा, उपभाषा, राष्ट्रभाषा और बोली के संबंध में अंतर की जो है स्थिति, उसके पर मैं बात करूंगा और उसके बारे में विस्तार से आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। ये तो हमने जाना कि व्यक्ति के पास विचार होते हैं, विचार अमूर्त होते हैं, अतः वो इसे विनिमय करने के लिए भाषा के मूर्त रूप में संप्रेषित करता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि वस्तुतः जो ध्वनि संकेतों जो प्रणाली है वो भाषा है। पशु पक्षियों और अनेक जंगली जातियों में विचारों का आदान प्रदान तो होता है, पर चूंकि उनका अनुभव जगत सीमित है इसलिए वहां इसकी संभावनाएं भी सीमित हैं। जैसे जैसे व्यक्ति सभ्य और संस्कृत होता चला गया, मानव इतिहास में विकास की प्रक्रिया और उसकी गति आगे बढ़ी। विचार का प्रचार प्रसार और उसकी उदारता, उसकी परिपक्वता में भी वृद्धि हुई और इसी क्रम में भाषा का विकास भी हुआ। सबसे पहले तो हम देखेंगे भाषा के रूप क्या है। मोटे तौर पे हम देखें तो भाषा दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भाषा का एक बाह्य रूप और एक आंतरिक रूप। बाह्य रूप में हम ये कहेंगे मनुष्य शरीर ही भाषा का आधार है। मन के भावों की उत्पत्ति जब मन में होती है तो उसके बाद शरीर के अंग काम करते हैं, और ऐसा कई बार होता है कि एक दूसरे से अनिभज्ञ होते हुए भी, उनकी भाषा को न जानते हुए भी हम संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के हर्ष, शोक, निराशा, उत्कंठा, जिज्ञासा इत्यादि को पहचान लेते हैं। यानी व्यक्तियों द्वारा मनुष्य के विचार दूसरों तक पहुंचते हैं। इसलिए उसके बीच में ध्वनियां दो है, स्वर और व्यंजन, और स्वर व्यंजन की ईंटों के द्वारा ही भाषा की भव्य भवन का निर्माण होता है, या वही उसके मूल में होते हैं। दूसरा है उसका आंतरिक रूप। भाषा के आंतरिक रूप का संबंध उसकी आत्मा से है। व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार पनता है, फिर उसका चित्र बनता है, और चित्र के बाद वो शब्दों और वाक्यों के माध्यम से वह चीज आकार ग्रहण करती है। तो स्पष्ट है कि हमारे साथ जो विभिन्न स्थितियां, मनस्थितियां आकार और अर्थ जन्म लेते हैं, उन्हें ही हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जिन्हें शब्द शक्तियां कहें, उनके माध्यम से व्यक्त करते हैं। और भाषा विज्ञान में इसका वर्णन करने के लिए ज्ञान की नई शाखा का उदय हुआ, उसे हम अर्थ विज्ञान कहते हैं। यानी मोटे तौर पे आप समझिए कि भाषा के दो रूप हैं, बाह्य, आंतरिक। विनिमय मूल आधार होने के कारण सारे संसार की भाषाएं, संकेत भाषाएं सब इन्हीं दो के अंतर्गत आती है। अब हम देखें कि विभाषा, उपभाषा, बोली इत्यादि इत्यादि जो राष्ट्रभाषा, इनका परस्पर क्या संबंध है और क्या नहीं। हालांकि अनेक बार बोली धीरे धीरे विभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिए, विभाषा का क्षेत्र बोली की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। अवधि, ब्रज, ये पहले बोलियां थी। कालांतर में इनमें साहित्य, महत्वपूर्ण साहित्य रचा गया और उसके माध्यम से इसका क्षेत्र विस्तृत हुआ, और फिर ये बोली से विभाषा के स्थान पर पदारूढ़ हुई। तुलसी, जायसी, सूर, इन दोनों ने इन भाषाओं के विकास में अहम भूमिका अदा की।
एक प्रांत या उपप्रांत के बोलचाल अथवा साहित्यिक रचना की भाषा को हम क्या कहेंगे? विभाषा कहते हैं। इसी को हम प्रांतीय या उपभाषा भी कह सकते हैं। अनेक विभाषाओं से व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट परिगृत विभाषा ही टकसाली रूप में एक तरह से अपना रूपाकार ग्रहण करती है और विभाषाओं का अपने प्रांत पर जन्म सिद्ध अधिकार सा होता है। जब किसी प्रांत में आंदोलन होता है, भाषा छिन्न भिन्न होने लगती है, तो विभाषाएं अपने प्रांत में पुनः स्वतंत्र हो जाती है और वे आच्छादित हो जाती है एक तरह से। जैसे आप गौर करें, उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में ऐसी विभाषाएं प्रचलन में थी जिनका साहित्यिक रूप जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है। इन्हीं विभाषाओं में से एक को मध्य प्रदेश के विद्वानों ने राष्ट्रभाषा का रूप प्रदान किया और कुछ समय तक उसकी भाषा की प्रमुखता भी रही और वह भाषा थी संस्कृत। जब विदेशी आक्रमण हुए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, तो संस्कृत का स्थान अपभ्रंश ने लिया और सर्वप्रथम मगधी जो थी, जिसे आप मागधी कहते हैं, उसको विभाषा या उपभाषा का दर्जा मिला। तो हम ये देखते हैं कि लगभग प्रत्येक अपभ्रंश ने उसका रूप प्राप्त किया और आज हिंदी के अंदर जो आप पाएंगे कई प्रकार की विभाषाएं आपके सामने हैं, ब्रज, राजस्थानी, अवधी, बिहारी आदि आदि। दूसरा आप एक शब्द सुनते हैं राष्ट्रभाषा, और इसके साथ साथ बोला था राजभाषा। पहले राष्ट्रभाषा को समझे। राष्ट्रभाषा किसी प्रांत की भाषा का विशेष और विकसित रूप होता है। जब भी कोई प्रांत या भाग राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक कारणवश इतना उन्नत और भाषा के क्षेत्र में उसको इतना व्यवहृत करने लगता है कि वह अपने प्रांत के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में भी, या हम कहें संपूर्ण देश में पर्याप्त हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। पर ध्यान रखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर यह कि राजभाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, राष्ट्रभाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं होती। राष्ट्र के द्वारा जो बोली जाती है, व्यवहार में लाई जाती है, अपने विचारों को, अपने भावाभिव्यक्त किया जाता है। अब जैसे हिंदी राजकार्य की भाषा है, इसलिए राजभाषा है, ठीक है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है, ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय इसका व्यवहार प्रयोग में करते हैं। राष्ट्रवासी अपने विचारों को, अपनी संस्कृति के जो परंपराएं इत्यादि, उनकी अभिव्यक्तियां, उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हिंदी में होती है, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। आज भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा पद पर आसीन है और मतलब आप ये देखिए कि किस जमाने में फ्रेंच को भी यही स्थान यूरोप में प्राप्त था, वही स्थान आज पूरे भारत में दिल्ली से लेकर और कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर सब जगह आप हिंदी जाएंगे तो लोग बोलने वाले समझते हैं और जानते हैं, और वो उसका महत्व है। अभी ऊपर एक शब्द हमने और गौर किया था, बोली। बोली और विभाषा को लेकर कई बार मन में रहता है। बोली भाषा का नहीं, मतलब भाषा का ही एक तरह से सीमित क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं अपने देश में बोली जाने वाली भाषा, जो प्रथम भाषा है, वो एक तरह से बोली होती है। हालांकि इसे उपबोली भी कह सकते हैं और उसके लिए पेटवा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, पर ये जो बोली है वो अपेक्षाकृत स्थानीय और छोटे रूप में होती है, असाहित्यिक होती है, असहाय होती है, और ऐसा कहा जाता है कि ये समाज के निचले वर्ग की या अंतिम पायदान के लोगों की भाषा होती है। कई बोलियों में परस्पर समानता भी देखी जाती है। बोली की परिभाषा करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ समूह, मुहावरे आदि की दृष्टि से अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि कहीं बोलने वालों के उच्चारण, रूप रचना, वाक्य गठन इत्यादि में कोई भिन्नता हो जाए। यानी जो घरों में बोला जाने वाला उसका रूप है, जैसे ब्रज क्षेत्र में जो बोली जाती है वो ब्रज की बोली है, तो उसे बोली कहना चाहिए। अवध क्षेत्र में जो बोली जाएगी वो अवधी है, तो उसे अवधी वहां की बोली हो गई। प्रश्न उठता है फिर बोली विभाषा में क्या संबंध है? बोली जो है विभाषा का ही, विभाषा जो है ना वो बोली का ही विकसित रूप है। पहले तो ये ध्यान रखिए, कोई भी विभाषा है वो किसी बोली का उच्चतम साहित्यिक रूप है। जब कोई बोली अपना क्षेत्र विस्तृत कर लेती है, एक विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक संपन्नता प्राप्त कर लेती है,
तो वो जो ब्रज के घरों में बोले जाने वाली ब्रज थी, वो बोली थी, वो जब सूरदास की कविता में आई तो वो विभाषा ब्रज भाषा में प्रतिष्ठित हो गई। वो जो तुलसी के यहां अवधि थी वो बाद में विभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। कई बार धार्मिक श्रेष्ठता से भी भाषाओं पर फर्क पड़ता है। ब्रज और अवधि का उदाहरण आपके सामने है। राम और कृष्ण के चरित्र के महत्व के चलते इन भाषाओं को भी महत्व मिला, तो इनके मूल में धार्मिक भावना काम कर रही थी, है ना। तो इसलिए बोलियों के महत्व के और भी कारण हैं, और वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि एक तो धार्मिक श्रेष्ठता से बोली महत्व प्राप्त करती है, बोलने वालों की संख्या क्षेत्रफल से भी करती है, फिर उसे तत्कालीन राजनीति का कितना सपोर्ट है उससे भी बोली का फर्क पड़ता है, या वो कई बार उसे राजभाषा तक का दर्जा दे दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि बोली ही विभाषा बनती है और विभाषा का विकसित रूप ही भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तब फिर हम ये देखेंगे भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित। भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां होती है, किंतु बोली के क्षेत्र में अनेक भाषाएं नहीं होती। एक भाषा की विविध बोलियों के व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किंतु विविध भाषाओं के वक्ता एक दूसरे को परस्पर नहीं समझ सकते। इसी तरह ये जो शब्द हमने देखे, इनके मुख्य मुख्य अंतर जो थी उनको मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूं कि अब यदि बोली, विभाषा, भाषा, राष्ट्रभाषा का संक्षेप में अपन इनको अंतर देखें तो आप पाएंगे कि बोली प्रतिदिन बोले जाने वाली घर की भाषा होती है जिसका क्षेत्र सीमित होता है। विभाषा उसका विकसित रूप है जिसका क्षेत्र कुछ न कुछ भूगोल के आधार पर स्थिर होता है। भाषा विभाषा का एक तरह से संस्कृत रूप होती है जो अधिक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है और जिसकी सीमा सभ्यता, संस्कृति, जातीय भावों पर निर्भर करती है। इसलिए जो राष्ट्र स्तर पर प्रतिष्ठित भाषा होती है उसे राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है, क्योंकि वो बोली और विभाषा से ऊपर और अपने चरित्र में उदात्तता और एक तरह से परिमार्जन और साहित्यिक महत्व और दूसरे जो चीज महत्व वो हासिल कर लेती है। तो आज के इस कालांश में हमने जाना कि कैसे इनमें परस्पर अंतर है और इनका क्या उद्देश्य है और इन्हें इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अगले कालांश में मैं भाषा की प्रकृति परिवर्तनशीलता की है, इस तथ्य को स्पष्ट करने वाले जो परिवर्तनशीलता के जो कारण है, पहले परिवर्तनशीलता का अर्थ क्या है, फिर इसका क्या कारण है, और फिर हम विस्तार से उन कारणों का जो बाह्य और आंतरिक जैसे भी जो कारण होंगे उन पर विस्तृत चर्चा करते हुए अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।